जोहार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ। दोस्तों रोजाना की आज में फिर से आप लोग के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर यानी कि दोस्तों आप लोग को झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए आप लोगों का इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके का आप लोग का 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आप लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। झारखंड में जितने भी जेसीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है 2000 से लेकर 2023 के बीच में, उसी से आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको आप लोग को लेके आए हैं, ठीक है। और बीच बीच आप लोग करेंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। देखिए आप लोग को 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये मत देखिएगा 20 क्वेश्चन है, आप लोग को 20 के साथ साथ और चचर पपच क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा। यानी कि जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। यानी कि कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग 100 क्वेश्चन आप लोग सिर्फ 18 से 16 मिनट के वीडियो में आप लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जान सकते हैं जीके के बारे में और देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन आता है नहीं आता है, ठीक है। हम लोग क्योंकि प्रीवियस ईयर जानना बहुत ज़रूरी है। अभी देख रहे हैं आपका हाल ही में हुआ नगर पालिका जिसमें आप लोग प्रीवियस ईयर के बेस्ट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। सेट में तो आप लोग बहुत ही हार्ड क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। देखिए कल ही परसों एग्जाम हुआ, उसमें देखिएगा आप लोग प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही आया हुआ है, तो हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास वीडियो पहुंच सके, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के क्वेश्चन है आप लोग का, यूरोपीय संघ की मुद्रा को क्या नाम दिया गया? पाउंड, यूरो, रूबल, फ्रैंक। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को बिल्कुल बी नंबर यानी कि यूरो, ठीक है। यूरो, इसका कुछ जान लेते हैं फैक्ट्स। यानी कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा, ठीक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है, राइट है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। अब बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टक्का, ठीक है। और बताइए भारत का मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में या फिर 1992 ईस्वी में? तो बताइए। देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी कि सार्क, इसका आप लोग का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आप लोग का काठमांडू में, कहाँ है? काठमांडू में, है ना। और इसका हम लोग स्थापना की बात करते थे, इसका स्थापना आप लोग का बेसिकली 1985 ईस्वी में हुआ था। 2 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बनिए, आप लोग दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है? दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है केंद्रीय खनन मंत्रालय के अनुसार लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाएंगे? झारखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का आंसर आप लोग को सी नंबर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देश में पाया जाने वाला पहला लिथियम भंडार है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या अधिक है? बताइए 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? बृहस्पति, शनि, मंगल, अरुण। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का ए नंबर यानी कि बृहस्पति, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति, है ना। हाल ही में आप लोग का अपने चारों ओर 1 दर्जन नए चंद्रमाओं की खोज के बाद सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है ना। बृहस्पति की कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 92 है, जो कि शनि से अधिक है। शनि का सेकेंड स्थान में आता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला का स्थान कौन सा होता है? भारत में जैसा कि सबसे अधिक भाषा कौन सा बोला जाता है उसको कमेंट करके बताइए। बताइए बांग्ला का कौन सा स्थान है भारत में? तो ये आप लोग का सेकेंड स्थान है बांग्ला का, ठीक है। फर्स्ट में किसका है? हिंदी का। किसका है? हिंदी। देखिए
आप लोग सीक्वेंस वाइज बता दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट में आप लोग का हिंदी हो गया, सेकंड में आप लोग बांग्ला हो गया, थर्ड में आप लोग का मराठा हो गया, फोर्थ में आपका तेलुगु हो गया और फाइव में तमिल हो गया। देखिए इस तरह का प्रश्न आप लोग का देखने को मिलेगा ही, ठीक है। कौन सा भाषा कितना स्थान पे बोला जाता है, कौन सा भाषा अधिक बोला जाता है, कौन सा भाषा कम बोला जाता है, इस तरह का प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है, रोपवे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? जयपुर, नैनीताल, मनार, वाराणसी। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या? वाराणसी। यदि वाराणसी कहाँ है? तो ये आप लोग को उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी को मिनी पीएमओ भी कहा जाता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र पड़ता है। और हाल ही में वाराणसी के मंडुआडीह, एक स्टेशन का नाम है मंडुआडीह, का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है ना। उत्तर प्रदेश में बहुत सारा नाम चेंज हो रहा है ना। खास शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होता है तो थोड़ा अच्छा की बात होता है। नेक्स्ट है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लोह स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसको कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट से आप लोग को देखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अंकित किया गया था। और इसमें आप लोग संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। बताइए समुद्र भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन के नाम से। या फिर क्वेश्चन आएगा नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन में दिया रहेगा, है ना। तो समुद्रगुप्त उसको आप लोग आँख बंद करके टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चित्तौड़ में क्या है? चित्तौड़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? बताइए महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, कुंवर दुर्जन सिंह ने। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, है ना। यानी कि कुंभा जी ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ कौन बनाया था? राणा कुंभा जी ने, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना कौन की थी? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी अभ्यास कर लीजिएगा। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों आप लोग का पंडित रमाबाई ने, है ना। किसने? पंडित रमाबाई ने। देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने 1879 ईस्वी में कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। पूछिएगा औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था। कब? तो 1800 कब बोलिए 1879 ईस्वी में, ठीक है, मुंबई में। ये तीनों बात को ध्यान में दीजिएगा। कौन स्थापना किया था शारदा सदन की? तो पंडिता रमाबाई। कब? तो 1889 ईस्वी में। कहाँ की थी? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? बताइए इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली, विलियम बेंटिंक। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर आप लोग का महाभियोग चलाया गया था। और ये आप लोग का वारेन हेस्टिंग्स थे, ये बंगाल के प्रथम क्या थे? गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। देखिए ये प्रश्न तो
एकदम 1 लाख बार भी पूछा गया होगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में, है ना। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर में, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। इसमें से आप लोग को बताना है किसके बीच सही मेल है। बताइए, असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में चला था, या फिर भीम दिया हुआ स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चला था, या फिर सीम दिया हुआ भारतीय राष्ट्र सेना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा चला था। स्वराज पार्टी की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। तो इसमें से आप लोग को छांट के बताना है कौन सा सही है। तो देखिए आप लोग का क्या भारतीय राष्ट्र सेना यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये आप लोग का क्या था, चलाया गया था, ठीक है, यानी कि इसका स्थापना किए। तो बाद बाकी सब रॉन्ग है, राइट। देखिए भारतीय राष्ट्र सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन, देखिए स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन ये आप लोग का रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन किया गया था, किंतु ये सक्रिय भूमिका में नहीं थे, सिर्फ समर्थन किया गया था, उसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे, है ना। और बात करते हैं हम लोग स्वराज पार्टी, है ना। देखिए स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी का गठन आप लोग का मोतीलाल नेहरू हो गई है और चित्तरंजन दास जी ने की थे, है ना। और असहयोग आंदोलन की जैसे कि आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। बताइए किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। केरल, राजस्थान, असम, हरियाणा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा मित्रों, इस प्रश्न का आंसर असम, है ना, असम हो जाएगा, ठीक है। असम राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें से आप लोग को ऐसे जोड़ा का नाम आप लोग को बताना है जो सही नहीं है। बताइए देहरादून कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल। पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बताइए इसमें से रॉन्ग कौन सा है। तो आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ देहरादून, ठीक है। देहरादून ये आप लोग को उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में है ना। और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है, ठीक है। और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। दार्जिलिंग आप लोग पश्चिम बंगाल है। मध्य प्रदेश में आप लोग को पंचमढ़ी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात यानी कि भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताइए। कोकक, कुंजिकल, शिव समुद्र, येना। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा कुंजिकल, ठीक है। कुंजिकल आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में से कुंजिकल जलप्रपात है, सर्वाधिक ऊंचा है ना। और इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो 455 मीटर, बाप रे बहुत ही बड़ा, 455 मीटर लग रहा है, यानी कि लगभग ½ किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन वाला राज्य कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। तो कहाँ है दोस्तों, ये आप लोग का मध्य प्रदेश। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। राजधानी से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ये आप लोग का भोपाल हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से 5 सबसे बड़े वन आच्छादित वाले राज्य, फर्स्ट में आपका हो गया मध्य प्रदेश हो गया, सेकेंड में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, थर्ड में आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फोर्थ में आपका उड़ीसा हो गया, 5th में आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, सरसों के बीज का अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। सरसों का बीज का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है इंडिया का, बताइए। महाराष्ट्र करता है, राजस्थान करता है, उत्तर प्रदेश करता है, गुजरात करता है। तो दोस्तों कौन करता है ये, तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, है ना। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में सबसे अधिक क्या सरसों का उत्पादन करता है, राइट। नेक्स्ट है, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है। बताइए कहाँ पे सबसे अधिक कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है। असम में, गुजरात में, अपतटीय मुंबई हाईवे में, तटीय
तमिलनाडु में। तो इस तरह के प्रश्न के आंसर आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अपडेटेड मुंबई। सबसे अधिक भारत में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है तो वो मुंबई में ही है ना। मुंबई ये आप लोग का महाराष्ट्र की राजधानी है ना। और जितने भी बैंक हैं अधिकतर 99% बैंकों की मुख्यालय आप लोग का हेडक्वार्टर आप लोग को मुंबई में ही देखने को मिलेगा, है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पूछ देगा फलना बैंक का, पूछ देगा स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इस बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है, यानी ऑलमोस्ट बोले तो 99% बैंकों का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में ही है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्तप्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है, बताइए। ऐसे जानवर का नाम बताना जो कभी लुप्त होने के कगार पे और विश्व को सबसे बढ़िया और सबसे महंगा ऊन भी देता है, बताइए। चीरू तिब्बती एंटलॉप, कश्मीर बकरी, कश्मीरी भेड़, चीतल या हिरन, बताइए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का इस प्रश्न का आंसर चीरू तिब्बती है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 19 नंबर को प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न में है आप लोग का राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय क्या आप लोग क्या समझते, बताइए। ऑप्शन दिया आप लोग एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य, या फिर 2 साल में किसी देश क्या है, किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का तथा सेवाओं का धन मूल्य, या फिर सीम दिया है या 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य, या फिर डीम दिया है 1 वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य। तो बताइए इस प्रश्न के आंसर क्या होगा? तो ये देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब ही होता है ये 1 वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य, है ना। जितना भी वस्तु को उत्पादन किया जाता है, सामान को उत्पादन किया जाता है, उसका जो मूल्य होता है वही हम लोग को राष्ट्रीय आय हो गया, है ना। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न में है आप लोग का भारत में निम्नलिखित क्या है, भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP निर्धारित किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कृषि बिल आया था, उसके लिए कितना आंदोलन हुआ, कितने लोगों की जानें चल गई आंदोलन के द्वारा, है ना। यानी देखिए आप लोग एकजुट रहिएगा तो आप लोग किसी को चीज़ को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। यही तो हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। गलत चीज़ों को आप लोग विरोध करके उसको हटा सकते हैं, क्योंकि सरकार देखिए लोकतंत्र में विपक्ष को होना बहुत ही अति आवश्यक है। क्या है कि देखिए विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार गलती करेगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन गलती है कौन सही है, ठीक है। इसलिए विपक्ष को होना अति आवश्यक है। गलत करेगा तो वहाँ पे विरोध करेगा, और सत्ता पक्ष को ये घमंड नहीं करना चाहिए कि वो विपक्ष में इसीलिए हमारा विरोध कर रहा है, जल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे नहीं करना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। उसको भी उसमें स्टडी करने की आवश्यकता है ताकि पता चलेगा और उसमें उसको सुधार करने की ज़रूरत है। तभी हमारा देश समृद्ध होगा, तभी हमारा देश खुशहाल रहेगा, तभी हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी थे शहीद हो गया तो उन लोगों का सपना साकार हो। लेकिन अभी लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया। सत्ता पक्ष वाले अगर विपक्ष वाले हंगामा करेंगे तो बोलेंगे कि वो जल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लैंड फैंड, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये है और विपक्ष का होना। देखिए जिस देश का विपक्ष मजबूत रहेगा समझिए उस देश का पूरा भला ही होगा, ठीक है। जिस देश की विपक्ष सोई हुई रहेगी उस देश का कभी भला नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में आप लोग का फिर से पढ़ के सुना दे रहे हैं। भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया गया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। तो इस तरह के प्रश्न का आप लोग का आंसर हो जाएगा कृषि लागत मूल्य आयोग, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये सेशन पसंद लग रहा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसने भी तैयारी करने अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग के पास वीडियो पहुंच सके, ठीक है।
और अभी तक आप लोग जौहर एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे कि जौहर एग्जाम सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और आप लोग को टाइमिंग की हम बता दे रहे हैं, आप लोग 8 बजे, ठीक है, 8 PM में आप लोग का सामान्य जीके का आप लोग का यानी कि सामान्य ज्ञान का क्लास अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और 9 बजे आप लोग रेगुलर आप लोग क्या हो जाएगा, हिंदी का, ठीक है, पेपर 2 का हिंदी अपलोड हो जाएगा। और 7 बजे रात को आप लोग का सामान्य विज्ञान का है ना, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर को, वो आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग जुट जाएगा समय 7 बजे साइंस, 8 बजे जीके और 9 बजे हिंदी, ठीक है। 3 क्लास अभी फ़िलहाल चलेगा, उसके बाद क्लास को बढ़ाया जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं।